नंबर फोर्थ है इसका। तो हमने कल जो पहले में हमने इसका इंट्रोडक्शन 3 है, ओके 3 है। पहले में इंट्रोडक्शन देखा था, कल हमने थोड़ा सा इसमें डिस्कस किया था कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, ठीक है ना। वी स्टडीड फ्रॉम द स्टार्टिंग कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो लास्ट पॉइंट जो हमने छोड़ा था वो ये था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हाँ हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बनाई गई, और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ना, उसमें हमने देखा कि उसमें पावर उतना नहीं था। कब तक पावर नहीं था? जब तक हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली। तो आफ्टर इंडिया गेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकम्स सोवरेन। सोवरेन मीन्स पावरफुल बना। अब वो भी जो डिसीजन लेते तो उनको वो खुद का ऐसे बोलेंगे कि ऑटोनॉमी थी, ठीक है ना, पूरा पावर अब उनके पास था। तो हमने ये भी देखा कि इंडिया जो है आज़ाद कब हुआ था। तो अब इनका जो अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का अब टारगेट क्या था। सर व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? किन एरियाज में उन्होंने बोला कि हम क्या बना लेंगे, रूल बना लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमेशा याद रखोगे, जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही बनता है। जैसे पॉपुलेशन रह रही होती है उसके अकॉर्डिंग जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। पॉपुलेशन पहले से अमीर है तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने, पॉपुलेशन गरीब है तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा। तो हमें पता है कि हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सर टारगेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसका टारगेट क्या था। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सर ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, नाउ दे आर गोइंग टू फ्रेम एंड मेकिंग द रूल्स फॉर द इंडिया, ठीक है ना, जिसने हाल ही में इंडिपेंडेंस हासिल की 1947, है ना। तो किस तरीके के रूल्स से बनाएंगे, क्या होगा इनके माइंडसेट, क्या होगा, व्हाट विल बी द माइंडसेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। डिफरेंट कल्चर उनको साइड रख के हमें से देखना है सबसे अच्छा क्या है। मतलब ये नहीं देखता है हिंदू क्या सोच रहा है, मुस्लिम क्या सोच रहा है, सिर्फ वो करना है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हमें देखना है कल्चर को मारो साइड में, गोली नहीं मारेंगे, कल्चर को रखो साइड में। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो आपको मन में आ जाएगा, कल्चर को आप ऐसे कॉन्फिडेंस में मत लो, छोड़ो उनको। नहीं देन सर क्वेश्चन फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ अब टारगेट क्या होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कि कौन सा प्रोसीजर होगा रूल्स बनाने का। अब आपको एक बात बेटा याद रखना है, हाल ही में इंडिपेंडेंस आई है, 27 में आज़ादी आई ना, वो बनावन कॉन्स्टिट्यूशन, टारगेट क्या होगा, कैसे बनाएंगे। चलो इसके बदले में आप ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, क्या सोच के बनाओगे। मतलब जो सबके लिए रूल सेम होगा ना, माइनॉरिटीज भी ध्यान में रहे। वेरी गुड, माइनॉरिटीज भी ध्यान में रहे, हो गया एक पॉइंट। दूसरा मतलब किसी भी रिलीजन को मतलब ऐसे नहीं करना, मतलब होना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी एट द बिगिनिंग में फॉर्मेशन क्या थी, समझ लेना बेटा। सर बिगिनिंग में फॉर्मेशन थी, हमने देखा अंग्रेजों ने यहाँ पे लूटा था पूरे हिंदुस्तान को, रिसोर्स छीने थे, और यहाँ के जो लोग थे ना वो गरीब बन चुके थे। सही बात है ना, वो गरीब बन चुके थे, है ना। तो अब क्या है, अब हमें एक बात का समझ है, सबसे पहले जो रूल बनेगा ना, वो तो फिर लीडर्स को चलाना पड़ेगा, दे हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो उनको सबसे पहले टारगेट ये होगा, यहाँ के जो गरीब है ना, इनको थोड़ी सी डेवलपमेंट कराए। सबसे पहले इनके जो तन पे जो कपड़ा होना चाहिए, और जो पेट में कुछ रोटी हम इनको दें, और मोस्ट थिंग यही है ना। फिर देखेंगे मकान गोड उस इंसान सुन बेसिक नीड क्या है, पहले उस चीज को फुलफिल करेंगे। सो उन्होंने अब किया क्या, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे डिड दीज 2 थिंग्स। तिमो थे टारगेट चीज, लोगों को रोजगार कैसे मिले, दैट मीन्स लोग अपना जो है रोजी कैसे कमाएं। दूसरा कि थोड़ी बहुत इन पे जो ये जो गरीबी अभी आ रही है ना, इसको हम कैसे हटा लेंगे, ये पहले किया। अच्छा, दूसरा आपका मैं बोलूँगा, दूसरा फिर ये रहा माइंड में कि आज़ादी के साथ साथ हमने देखा एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हुआ था, वो था पार्टीशन।
पार्टीशन खतरनाक चीज़ क्यों था सर? हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुए ना एक दूसरे के साथ, वो ऐसे ही अलग नहीं हुए। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मरे, उस बॉर्डर में भी और इस बॉर्डर में। वहाँ से हिंदूज को मारा गया तो यहाँ से मुसलमानों को। तो हमने देखा कि खून रेजी, कत्लो गैरत हर एक जगह पे। अब एक माइंडसेट एक और था इस सोसाइटी में, हिंदू खासकर इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया के इस जो लैंड पे अब डाइवर्सिटी थी। डाइवर्सिटी किसकी थी? आधे मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को उस टाइम चूज नहीं किया, बोला कि हम यहीं पे ही रहेंगे, हम अपना घर छोड़ के वहाँ पे नहीं जाएंगे। अब सोसाइटी में तो मुसलमान भी रह रहे हैं, समझ लेना बात को, सोसाइटी में मुसलमान रह रहे हैं और सोसाइटी में हिंदूज भी रह रहे हैं जो कि मेजॉरिटी में है, सही बात है ना। लेकिन अभी अभी हाल ही में हमने क्या देखा, किलिंग हुई है दोनों तरफ से, मर्डर मैसेकर हुआ है ना। तो अब इनको भी साथ में लेना पड़ेगा। अगर मुसलमान कुछ ने बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, उनकी कोई गलती नहीं है मारने में, मत है, लेकिन हिंदूज को गुस्सा है मुसलमानों को। अब इनको साथ में संभाल के चलना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा दंगा फसाद फिर से यहाँ पे ना हो। ये भी माइंड में रखना है। दूसरी बात माइंड में रखना है कि वी हैव डिफरेंट कल्चर्स और वी कैन से डिफरेंट डाइवर्सिटीज देयर। डाइवर्सिटी है ना सर, कौन सी डाइवर्सिटी है? लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है सर, कल्चर में डाइवर्सिटी, रिलीजियस में डाइवर्सिटी, कलर में डाइवर्सिटी, रेस में। तो हमें सब चीज़ों को माइंड में रख के ही एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे फ्रेम करना चाहिए कि जो फिर स्टेबल इंडिया को बनाए। अच्छे से समझ आया? अच्छे से लिखूं मैं इसको? तो आप क्या लिखोगे? तो पहला टारगेट ये था इनका कि creating a constitution for themselves. The constitution aimed to feed the starving people, aim to feed the starving people. Watch it. ये क्या है? मतलब ये बोल रहे हैं ना, एम टू द स्टारिंग, अभी कहाँ होता है? अभी नहीं ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशन खाली थोड़ी आज बना है। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है? 47, हम देखेंगे कब ये डेट्स भी सारे, ऑलमोस्ट 47 के बाद ही अच्छे से इसको ये किया गया। वरना हमने देखा कल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 में बनाया गया था, लेकिन पावर इनको आफ्टर इंडिपेंडेंस से मिला। अच्छा, एक टारगेट तो ये है। दूसरा टारगेट इनका ये था, क्या था? To clothe the naked masses, सर जो यहाँ पे गरीब लोग थे, कहाँ कैसे वना पर्द करो इंतमान, ठीक ना, पलोद इंतमान, बाकी चीजें, ये चीजें देना उनको। और दूसरा क्या है? to give every Indian the greatest opportunity in development, or we can say to provide everyone greatest opportunity to develop आओगे समझ। तो ये चीजें कुछ टारगेट थी। और टू टेक, या हम ऐसे लिखेंगे, टेक कॉन्फिडेंस of every diversity living in the country. सो ये कुछ टारगेट था पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कि वो किस तरीके से इसको बना लेंगे। आवा गोबर असल पर समझे, तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ सर। द फर्स्ट टारगेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज टू एम टू फीड द स्टार्विंग पीपल, टू क्लोथ द नेकेड masses, to provide everyone greatest opportunity to develop, take confidence of every diversity living in the country। ठीक है ना, लिविंग यहाँ पे 2 टाइम आया है,
तो यहाँ पे एक बार इरेज ही करेंगे, लिविंग इन द कंट्री। ठीक है, तो एक कंट्री में जो ये डाइवर्सिटी रह रहे हैं, डाइवर्सिटी हर एक चीज़ की, जो मैंने बोला, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, रेस में डाइवर्सिटी, रिलीजन में डाइवर्सिटी, तो इन चीज़ को क्या करना, इन चीज़ को कॉन्फिडेंस में सबको लेना, ताकि सब जो है स्टेबल रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, और साथ में क्या हो, सब चीज़ अच्छे से, ये ना अच्छे से सेटल हो। नाउ अब यहाँ पे ये हमने देखा, हाँ पूरा हमने देखा। अब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करेंगे। अब हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में सारा डेटा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये हमेशा आप इसको याद रखोगे। ठीक है गोबर, तो मैं इसको ऐड करूं? वेरी गुड, ऐड करो, हो गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सर हमने इससे पहले ही इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, लेकिन अब आप अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अब वे सोवरेन है, अब इनके पास पावर है। ठीक है गोबर, अब इनके, मैं भी नजर रखो जाए, अब इनके पास पावर है। थे ना, तो क्या गो इधर रखो ना। सबसे पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट आप लिखोगे इसके सर, मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो अब बनाई गई, ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो अब इन्होंने फ्रेम की, इसमें सबसे पहले हम मेंबर्स की बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें टोटल मेंबर्स जो थे ना, ये थे 389 मेंबर्स। कितने थे? इट हैड 389 मेंबर्स, याद रख लेना, मे बी अगले एग्जाम में कुछ ये ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकता है। 389 मेंबर्स, 389 मेंबर्स में से भी आप ये याद रखोगे, इसमें 292 जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, वो थे प्रोविंसेस के। अब ये प्रोविंसेस कौन से हैं, पहले लिखोगे, आउट ऑफ विच 292 representatives were from provinces. देखो बेटा, बिफोर डिस्कसिंग इट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, प्रोविंसेस क्या है। अच्छा, पहले इसको लिखेंगे, फिर बाद में इसको समझेंगे कि ये मैंने क्या लिखा। और इसके बाद 93 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे ना, दे बिलोंग फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना, एंड ऐसे लिखेंगे 92 representatives belong to princely क्या, हाँ, तो प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल है दिल्ली, मेवा वगैरह। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप ये याद रखोगे। ठीक है, तो these members were elected by the provincial legislatures and the Indian princely states according to their population. अच्छा, इसमें से जो ये members हैं ना, ये कहाँ से सिलेक्ट हुए? सिलेक्ट ये हुए, आप लिखोगे these members were elected by, elected इन मेंबर्स को किसने किया, किन मेंबर्स को? दोनों को। दिस मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। क्या मैंने लिखा पहले? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एट द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ओके, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स and Indian princely states as per their population, as per their, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना है। पॉपुलेशन
आप लिखो, मैं आपको समझाऊंगा इसमें सारी चीजें। मुझे पता है कि अभी बाउंसर वाउंसर आ रही है, फिलहाल हेलमेट पहन लो, बंद करना है, ठीक है। अब वहां से कहाँ आ जाएगा, अब मत करो क्लास डिस्टर्ब, इसके बाद में क्लास के बाद नहीं। ये पॉइंट आया समझ बेटा? अब मैं इसको करूं डिस्कस? क्या साइड तू ये कड़ी सारी दरवाज ने बर वर 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 आधे बोल रहे इस साइड आ जाओ, आधे बोल रहे इस साइड आ जाओ। चलो मैं कैमरा से ऑफलाइन होता हूँ। आप बढ़ाएंगे ना 1-2 बढ़ाएंगे? कभी भी नहीं होगा ऐसा। हाँ, अगर कहीं पे मेरा ही कंफ्यूजन हुआ होगा चेक करने में, उस टाइम बढ़ेगा, नहीं हुआ होगा तो कटेगा। अगर मेरे बढ़ेंगे 15 आपका चांसेस ही नहीं है। तो मुझे इसका एक मार्क्स चाहिए और उसका। ठीक है आप बेटा देखो, अब मैं इसको डिस्कस करूंगा। देखो सारे, देखो इधर नजर रखोगे। बिफोर डिस्कसिंग इट हमें ये बात याद रखनी, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्या हुआ? आजाद। उस टाइम के 2 तरीके के स्टेट्स थे यहाँ पे। क्या थे? 2 तरीके के स्टेट्स थे। आज कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? 28, ठीक है ना, और है यूनियन टेरिटरी 8। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे हिंदुस्तान जब आजाद हुआ ना, उस टाइम कितनी प्रिंसली स्टेट नहीं, उस टाइम किस तरीके से हिंदुस्तान बटा हुआ था? 2 तरीकों से। अब इसको इधर देखोगे फिर आप समझोगे। सर इसमें 2 तरीके के स्टेट्स थे। एक का नाम था प्रोविंशियल स्टेट्स। क्या नाम था? प्रोविंशियल स्टेट्स, जिनका एक और नाम था ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। क्या नाम था? ब्रिटिश इंडियन स्टेट। लेकिन मैंने पढ़ा 9 यूनिट। 9 नहीं है, 9 थे लेकिन 2 यूनिटरीज को मर्ज किया गया। ये कुछ सुना मैं? आप बोल रहे हो? अच्छा, आप 9 थे लेकिन 2 यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया गया, कंबाइन किया गया, वो अब एक ही बने, तो हो गए ना 8 ही। मैं वो भी समझाऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके, वो हमारा। हाँ, अब यहाँ पे एक और स्टेट्स हुआ करते थी, वो थे प्रिंसली स्टेट्स। क्या थी बेटा? प्रिंसली स्टेट्स। हाँ देखो, ये वाले थे ना, these states were governed and ruled directly by the Britishers। जब ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को छोड़ा तो ये डायरेक्ट हिंदुस्तान बना, इसमें कोई टेंशन नहीं था। तो इनको बोलेंगे प्रोविंशियल स्टेट्स। और यहाँ पे कैसे हुकूमत हुआ करती थी? सर यहाँ पे अपने अपने लेजिस्लेचर्स होते थे। जैसे जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ पे क्या इलेक्शन होता है और हम क्या करते हैं, वहाँ पे मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्ट होते हैं, वो हमारे बदले में रूल बनाते। तो इस तरीके का सिस्टम मान लो यहाँ पे चल रहा था। ये डायरेक्ट ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थे, सो ये डायरेक्ट हिंदुस्तान में आ गए। आवागो बड़ी असल पर समझ। अब देखो इसके बाद क्या होता, दूसरे तरीके के स्टेट्स वो थी जो कि थी प्रिंसली स्टेट्स। क्या थी? ये डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं थे। वहां पे क्या थे? वहां पे अपने अपने अलग से राजा हुआ करते थे, ऐसे या करे इधर राजा, इधर राजा, इधर राजा। इनको ब्रिटिश के साथ उतना कनेक्शन नहीं था। कभी कभार ये टैक्स देते थे, कोई तो इंडिपेंडेंट ही था, कंप्लीट है, मुझे क्या आपको करना है, जाओ करो आप अपना काम, मेरा अपना सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ है ना, ये स्टेट्स अलग से रही, ठीक है। अब इनको फिर माउंटबेटन एक्ट के थ्रू फिर लाया गया, आधु को हिंदुस्तान के साथ, आधु को पाकिस्तान के साथ, ऑप्शन दिए गए वेदर यू हैव टू चूज इंडिया और पाकिस्तान। फिर इसमें ये 500 से भी ज्यादा थी, ये याद रख लेना। तो फिर राजा इसमें थे, तो आधे हिंदुस्तान के साथ गए, आधे पाकिस्तान के साथ गए, तो इस तरीके से कुछ कहानी चली इनकी। अब यही है, यहाँ पे भी लोग रह रहे थे, यहाँ पे भी लोग रह रहे थे। अब हमने अभी क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी, जिसको अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे, किसके लिए? सर हिंदुस्तान के लिए। कैसे था उनका? सर टोटल अगर हम बात करेंगे ना, देयर वर 889 मेंबर्स, सॉरी 389 मेंबर्स। आवाज समझ? इसमें क्या है, वो बस गलती पकड़ता है, वो को इसके सिवा कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, इसके बाद है 292, ये इसमें मेंबर्स थे। कहां से आए थे? सर 292 जो है ना, वो प्रोविंसेस से आए थे। कहां से आए थे? अगर हम
इसमें करेंगे बैक, सॉरी इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला, तो इस वाले में कितने आए थे 292 मेंबर्स, इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा दूसरे कितने थे 90, दूसरे कितने थे 92 सर, इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। आवाज समझ, 92 इनको रिप्रेजेंट कर, जैसे हमने इधर लिखा 92 रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसली स्टेट्स। आवाज समझ। अच्छा सर चुना कहां से गया था, मैंने अभी एक बात आपको बोली थी, मैंने बोला था इनके लेजिस्लेचर्स हुआ करते थे, है ना, तो लेजिस्लेचर्स ही इनको चुनते थे, इन वाले मेंबर्स को। ये जो 292 हैं इनको इनके लेजिस्लेचर ने चुना जो ऑलरेडी इलेक्टेड होते थे। नाउ यहाँ पे इनको किसने चुना, इनको भी अपने जो राजा वगैरह थे वहां के लोग थे, क्या सिस्टम रहा होगा, उन्होंने इनको चुना। अच्छा सर कितने ये, अच्छा पूछो सर ये 292 क्यों और ये 92 ही क्यों, ये तो भेदभाव है। नहीं भेदभाव कोई नहीं है, इनको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चुना गया था। इनकी पॉपुलेशन कम थी, दैट्स वाई कि दे वर ओनली 92 एंड दे वर 292 इनकी पॉपुलेशन, दिस वाज द रीजन। आया बेटा समझ। तो ये हमने इस स्लाइड में पढ़ा था। अब ये स्लाइड एक बार फिर से पढ़ो, तो जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको बोला इसको उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देख लो तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब देखो सर आप हमें क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे? हाँ तो हमें सैंडी करूंगा, सर Don't worry. हमें अलग वाले क्वेश्चन, जो भी आपको होंगे क्वेश्चन आप मुझे सेंड करना, आई विल राइट डाउन एवरी आंसर। मैं आपको अलग से सेंड करूंगा, इनको अलग से सेंड करूंगा, इसको जैसे होगा वैसे मैं दूंगा। क्वेश्चन आंसर रिच बॉश होते मसला। अब तो माशाल्लाह पहले खुद लिखते हो एग्जाम्स में, तो जैसे यहाँ के एग्जाम हुए जो मैं फिर भी दूंगा, ठीक है। इसको पढ़ो एक बार दोनों, आप दोनों पीछे जो है हर एक पॉइंट समझ आना चाहिए बेटा। देखो मैं बोल रहा हूँ इसको पढ़ो, पढ़ना है। हाँ आप देखो कि इसमें कोई कंफ्यूजन मत है, क्योंकि मैंने इसके हाँ मैं देखूंगा टाइम, हाँ टाइम एक्स्ट्रा ही होगा, करो इसको बात।